हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा है कार्यशाला, जिसको इंग्लिश में वर्कशॉप भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस एक प्रश्न को जो है कवर करने के लिए हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ये ऐसा टॉपिक है कि आप स्कूल या कॉलेज में, अगर कॉलेज में है, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप ज़रूर देखते होंगे वहाँ पे इस प्रकार के जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है किसी विषय से संबंधित। वहाँ पे विषय से संबंधित जो है विशेषज्ञ भी आते हैं, फिर उसमें जो एस्पिरेंट होते हैं, सहभागी होते हैं, और कोई संचालन भी करता है और आयोजक भी होते हैं। तो ये एक तरह का प्रोग्राम ही आप समझ लीजिए, इसी प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ओवरव्यू दे दिया कि हमको इसमें क्या जानने का प्रयास करना है, और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि जो कुछ भी मैं आपको बताऊं वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, सर मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं पर्सनली आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं सभी के जवाब देता हूं, किसी के डाउट रह जाते हैं तो उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम कि कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप क्या होता है और क्यों ये किया जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे हम। यहाँ पर वैसे तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद भी, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यशाला उस क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र है जहाँ अनुसंधानकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य कराने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो कार्यशाला आप समझ सकते हो एक ऐसा क्षेत्र है, आप समझ लीजिए जैसे ट्रेनिंग पीरियड टाइप में, उस तरह से। तो इसमें जो एस्पिरेंट होते हैं या सहभागी होते हैं जो अभी पीएचडी करने जा रहे हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट वो करते हैं। और जो शोध के तरीके होते हैं, शोध के जो क्षेत्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र या शोध किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ उनको यहाँ से जानकारी या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पर अनुसंधानकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य कराने के साथ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इन सब के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है कि शोध क्या होता है, शोध किस प्रकार से करते हैं, जो नए स्कॉलर होते हैं उनके लिए। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यशाला में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियों, उपायों एवं निष्कर्षों को कब, कहाँ और कैसे प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है शोधकर्ता होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कार्यशाला के माध्यम से। यानी कि जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं अनुसंधान के, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और जो विधियां हैं अनुसंधान की, उनको किस प्रकार से जो है प्रयोग में लाया जाए, इसके बारे में भी जो है कार्यशाला में बताया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्यशाला में जो है विषय के विशेषज्ञ भी आते हैं सहभागी के रूप में। जो है विषय से जो जुड़े लोग हैं वो सहभागी के रूप में यानी एस्पिरेंट के रूप में जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ न कुछ वो सीखते हैं कार्यशाला के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे विषय के विशेषज्ञ आते हैं तो वो उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सेमिनार से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते होंगे या किसी भी गवर्नमेंट में पीजी आपने किया होगा तो ज़रूर आपने देखा होगा वहाँ पे कार्यशाला या वर्कशॉप का आयोजन मतलब कुछ कुछ समय में या साल में 2-3 बार जरूर कराया जाता होगा। अगर आप किसी विषय से जुड़े हुए हैं तो शायद आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जेन्युइन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कार्यशाला क्या होता है। कार्यशाला एक प्रकार का जो है प्रोग्राम भी आप समझ सकते हैं, जिसमें विषय के विशेषज्ञ जुड़ते हैं। उसमें सहभागी जो होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो भी आते हैं। कुछ संचालक भी होते हैं, आयोजक भी होते हैं। तो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज या इनको कार्यशाला का आयोजन करने का मेन काम इसलिए होता है कि इसमें जो एस्पिरेंट जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको कुछ न कुछ जो है शोध से जुड़ी हुई जानकारियां बताई जाती है, उनसे विषय से जुड़ी जानकारियां बताई जाती है, शोध किस अनुसंधान किस प्रकार से वो करें उन विधियों के बारे में बताया जाता है। और जो उपाय एवं निष्कर्ष जो प्राप्त होता है उनको अनुसंधान के दौरान, वो किस प्रकार से बेहतर पा सकते हैं निष्कर्ष, उसके बारे में भी जो है कार्यशाला के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्यशाला क्या होता है। मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं आपको, अगर लगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं तो कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यशाला क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र है
यहाँ तक आपको क्लियर था। फिर मैंने आगे आपको बताया कि जहाँ अनुसंधानकर्ताओं को क्रियात्मक कार्य तो कराया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको व्यवहार में लाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद मैंने बताया कि कार्यशाला में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि अनुसंधान के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र आप जानते हैं कि अलग अलग विषय क्षेत्र पे जो है विषय से जुड़े जो भी लोग होते हैं वो अनुसंधान करते हैं, या तो समस्या के समाधान के लिए करें या नए ज्ञान की खोज के लिए करें, लेकिन वो अनुसंधान करते हैं। तो उन विधियों और उपायों को जो है किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए उसके बारे में भी जो है पूरी अच्छे तरीके से जो है कार्यशाला के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो या कार्यशाला में जो है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है आपके कॉलेज में तो आप ज़रूर कार्यशाला में पार्टिसिपेट करें या भाग लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तो अब कोई प्रोग्राम है तो उसमें बहुत तरह के लोग भी आते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो संचालक होता है। संचालक के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं और फिर कई तरह के फंक्शन होते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि एक जो स्टेज पे कॉर्नर में जो हमारा बना रहता है माइक, तो वहाँ पर वो बोलते हैं और किसी को आने के लिए कहते हैं। जो भी किसी भी कोई गेस्ट हो सकता है, कोई विषय से जुड़ा लोग हो, मतलब कोई विषय से जुड़े लोग हो सकते हैं, तो उनको बुलाता है और कहता है कि कुछ आप बोलिए या कुछ आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो उनके लिए जो है बात करिए। तो वो संचालक के माध्यम से होता है जो संचालन करता है उसका। फिर उसके बाद एक आयोजक होता है, यानी कि उस पूरे प्रोग्राम को जो है आयोजन करता है कि किस प्रकार से होगा, सबको इन्फॉर्म करना, कहाँ पर ये जो है आयोजन किया जाएगा कार्यशाला का, उस स्थान का चुनाव करना, सारी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना। तो ये आयोजक के माध्यम से होता है। अगर आप स्कूल लेवल पे भी देखते हैं तो बहुत सारे आयोजक होते हैं जो पूरा जो भी काम होता है प्रोग्राम का, तो उसको क्या करते हैं, जैसे स्टेज के काम हो गए, फिर बैठने की व्यवस्था, फिर कुछ नाश्ते, इस तरह की सारी आयोजन का जो कार्य है वो आयोजक के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं विषय के विशेषज्ञ, यानी कि अब कार्यशाला का आयोजन किया गया तो किसी विषय के संदर्भ में किया जाएगा, तो उसमें विषय के विशेषज्ञ जो है होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे विषय के विशेषज्ञ भी होते हैं इसमें आपके। फिर उसके बाद सहभागी, सहभागी का मतलब एस्पेरेंट जो होते हैं सहभागी, उनका भी होना जरूरी है। तो ये चार जो है मुख्य व्यक्ति हैं जो इस कार्यशाला में जो है पार्टिसिपेट करते हैं या इस कार्यशाला में जो है उपस्थित रहते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैंने यही बताया कि कार्यशाला में भाग लेने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। तो संचालक एक आपका होता है, फिर आयोजक होता है, फिर विषय के विशेषज्ञ, उसके बाद सहभागी। तो मैंने आपको एक आपके कॉलेज के माध्यम से जो है उसको बताने का प्रयास किया कि कॉलेज में भी बहुत सारे तरह के प्रोग्राम है, बस आप उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन ये किसी एक विषय वस्तु पे और कुछ जो है ये काम की या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तो इनका आयोजन होता है। वो आपका एनुअल फंक्शन अपने जगह, लेकिन मैंने उसके तहत जो है इनके बारे में बताने का आपको प्रयास किया, आप वो उसको साइड में छोड़ देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी चीज़ होती है, अगर कार्यशाला हो या कोई प्रोग्राम आप करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के तो कुछ होता नहीं है। तो कार्यशाला अगर हम आयोजित कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कार्यशाला के उद्देश्य। जैसा कि मैंने बताया कि किसी न किसी जो भी हम कुछ भी आयोजन कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आयोजन, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो उसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो कार्यशाला के उद्देश्य को 3 भागों में बांटकर जो है स्टडी किया जाता है या इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उन तीनों भागों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। पहला जो भाग है आपका ज्ञानात्मक भाग, यानी कि ज्ञानात्मकता के लिए क्यों जो है ये उद्देश्य को निहित है। यानी किसी भी विषय पे जब आपका जो कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तो उसमें ज्ञानात्मक जो आपका ज्ञान होता है उसके ऊपर जो है चर्चा होती है, उसके ऊपर बात होती है। तो इसके अंतर्गत जो है अगर कोई समस्या है उससे जुड़ी तो उसके समाधान के लिए जो है इस पे बातचीत होती है, चाहे इसके ऊपर चर्चा होती है। फिर या तो अनुसंधान के सामाजिक या दार्शनिक पक्षों की विवेचना के ऊपर जो है पूरी तरह से इसमें कार्यशाला का आयोजन होगा। फिर उसके बाद समस्याओं के समाधान एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्धारण करना भी जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर समस्याओं के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना भी जो है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यानी इसके तहत क्या है, कठिन तो हम अपने जो है जानकारी के माध्यम से किस प्रकार से समस्या का समाधान करते हैं,
तो ये ज्ञानात्मकता उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। और भी जो आपके आगे हैं, एक भावात्मकता जो है उद्देश्य, इसके अंतर्गत जो है हम अनुसंधान में विश्वास करना, यानी कि जब कार्यशाला के अंतर्गत जो भी सहभागी या एस्पिरेंट जो उपस्थित होते हैं, जो अनुसंधान के बारे में जिनको हम बताते हैं, तो अनुसंधान में विश्वास कराना। फिर उसके बाद जो है तात्कालिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, कैसे एक्शन ले, जो भी तात्कालिक समस्या है उसके प्रति उनको जागरूक करें। फिर अनुसंधान प्रक्रिया की प्रशंसा करना, यानी कि अनुसंधान क्यों अच्छा है उसके बारे में बताना। वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक करना, जो भी वर्तमान में समस्याएं हैं उसके प्रति उनको जागरूक करना। तो ये भावात्मकता उद्देश्य के अंतर्गत है। अगर कार्यशाला के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अगर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तो इसके तहत जो है हम क्या करते हैं, अनुसंधान में विश्वास करना, बताते हैं कि अनुसंधान क्यों बेहतर है उसके बारे में। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक करना, अनुसंधान प्रक्रिया की प्रशंसा करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उनको बताने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आता है क्रियात्मक उद्देश्य। अब क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो है हम अनुसंधान की समस्याओं का चयन एवं निर्धारण करना बताते हैं उनको, कि अनुसंधान की जो समस्याओं का चयन किस प्रकार से करें, उनको निर्धारित कैसे करें। अगर हम समस्या का, आप सभी जानते हैं शोध के दौरान या अनुसंधान के दौरान पहला हमारा काम होता है किसी समस्या का चयन करना, तभी तो उसके समाधान के लिए हम तमाम जितने भी स्टेप हैं रिसर्च के, शोध के, अनुसंधान के, उनको फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके अंतर्गत अनुसंधान करने की योग्यता का विकास करना, यानी एस्पिरेंट के अंदर जो है सहभागी के अंदर कि किस प्रकार से जो है अनुसंधान करने की उनकी योग्यता है, उनका किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, उन पे भी बात होती है। फिर उपकरण चयन की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त करना। जब हम शोध करते हैं तो उसमें तमाम तरह के जो इक्विपमेंट या उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है संबंधित साहित्य का संरक्षण करना, यानी जो भी हम अनुसंधान के बाद जो भी निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो उन साहित्य या उन रिसर्च को किस प्रकार से संरक्षित करते हैं, तो उसके बारे में भी जो है आपको क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बताया जाता है। तो 3 उद्देश्य निहित होते हैं आपके कार्यशाला में। ज्ञानात्मक, इसके तहत हम क्या करते हैं, कठिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं या इसके बारे में बातचीत होती है। भावात्मकता के अंतर्गत मैंने आपको बताया, अनुसंधान में विश्वास करने के बारे में बताया जाता है, अनुसंधान प्रक्रियाओं की प्रशंसा करने के बारे में बताया जाता है, या तो फिर वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक करने के बारे में जो है इस पर चर्चा होती है इस कार्यशाला में। अगर भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तो इन सभी बातों पर जो है डिस्कस होती है, चर्चा होता है। और क्रियात्मकता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अनुसंधान के समस्त जो भी, मतलब अनुसंधान के बारे में जो भी डिटेल्स हैं कि उसको किस प्रकार से किया जाता है, यानी समस्याओं का चयन किस प्रकार से करते हैं, इसमें जो भी इक्विपमेंट और जो भी टूल्स होते हैं उनका यूज किस प्रकार से अपने रिसर्च कार्यों में करते हैं, और जो भी रिसर्च हम करने के बाद जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको किस प्रकार से संरक्षित करते हैं, तो उनके बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताया जाता है क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कार्यशाला की विशेषता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबकी कुछ न कुछ विशेषता होगी, आपकी भी विशेषता होगी, आप किसी एक विषय में बहुत ही अच्छा होंगे या आप बुक बहुत अच्छा पढ़ लेते होंगे, अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, तो सबकी कुछ न कुछ एक विशेषता होती है। तो उसी प्रकार से कार्यशाला या वर्कशॉप की अपनी एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता नवीन प्रत्यय एवं उपागम जो होते हैं उससे परिचित होता है तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन वो खुद करता है। तो पहले विशेषता के अंतर्गत मैंने आपको बताने का यह प्रयास किया कि इस प्रक्रिया यानी कार्यशाला जो आयोजित किया जा रहा है उसके दौरान अनुसंधानकर्ता जो है नवीन प्रत्यय एवं उपागमों से परिचित होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कार्यशाला के माध्यम से हम जो है अनुसंधानकर्ता को क्रियात्मक क्रियाएं तो कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको व्यवहारिक परीक्षण भी देते हैं। और शोध की जितने भी क्षेत्र हैं या रिसर्च या अनुसंधान के जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह से जो है रिसर्च को कंप्लीट किया जा सकता है, उसके बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी जाती है, चाहे उनके बारे में बताया जाता है कार्यशाला के माध्यम से। तो ये पहला विशेषता जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो हमारा है, शोध के व्यवहारिक उपयोगों की संभावनाओं की तलाश करता है। तो एक और विशेषता है कार्यशाला की कि शोध के व्यवहारिक उपयोग की,
यानी कि शोध का जो है व्यवहारिक उपयोग क्या है, उन संभावनाओं की भी तलाश जो है कार्यशाला के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा जो हमारा इसमें है कि अनुसंधान नवीन उपागमों के सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्षों का भी बोध कराता है। यानी हम कार्यशाला के माध्यम से जो है अनुसंधान के नवीन उपागम जो होते हैं उनके सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक जो भी पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं, उससे भी जो है अवगत होते हैं या यह हमें बोध कराता है। अगला जो हमारा पॉइंट इसमें है कि सामूहिक भावना एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की क्षमताओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का भी बोध जो है हमें कार्यशाला के द्वारा होता है। सामूहिक भावना का मतलब कि अगर आपको किसी से हेल्प की आवश्यकता है, आप रिसर्च कार्य कर रहे हो। सहयोगात्मक का मतलब कि किसी सहयोग की भी आपको आवश्यकता होती है, तो उनके बारे में भी जो है आप इसके माध्यम से समझते हैं। कार्यशाला में जो है आपको बताया जाता है। और आगे ये भी मैंने बताया आपको कि इनके क्षमताओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का भी बोध होता है हमें कार्यशाला के माध्यम से। अगला पॉइंट जो हमारा है कि अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है हमें कार्यशाला के माध्यम से। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बस यही बताने का आपको प्रयास हो रहा है कि अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक, अनुसंधान से संबंधित जो भी उच्च ज्ञान हमारे पास होते हैं एवं क्रियात्मक उद्देश्य जो हमें उसकी प्राप्ति होती है कार्यशाला के माध्यम से। तो ये कुछ विशेषताएं थीं, सबकी विशेषताएं होती हैं, आपकी भी होती हैं, तो कार्यशाला की भी कुछ ना कुछ विशेषता होगी, तभी तो हम इसका आयोजन कर रहे हैं, वरना फिर इसका क्या मतलब है। कुछ विशेषता है तभी हम उसको जो है महत्व देते हैं। तो विशेषताओं के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इसमें देखेंगे कार्यशाला का जो आयोजन है वो कितने दिनों तक किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसंधान के किसी भी विषय क्षेत्र या समस्या के समाधान हेतु आयोजित जो कार्यशाला होती है वो 3 दिन से 10 दिनों तक चलती है। यानी 3 दिन भी हो सकता है या तो फिर 10 दिन का भी वो आयोजन हो सकता है। और इसके दौरान ये 3 प्रक्रियाओं एवं 3 चरणों से होकर गुजरती है ये जो कार्यशाला होती है। तो हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्रथम अवस्था के बारे में, दूसरी अवस्था या तीसरी अवस्था के बारे में। तो पहले प्रथम अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत हम किसी केस के बारे में या किसी समस्या के बारे में क्या करते हैं, सामने वाले को बताते हैं, चाहे वो प्रशिक्षार्थी जो भी एस्पिरेंट हो या अनुसंधान करता हो जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनको किसी केस के बारे में प्रस्तुतिकरण करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। और दूसरी अवस्था में फिर क्या करते हैं, हम जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो भी अनुसंधान करता है, उनको जो है अलग अलग ग्रुप में जो है बांट देते हैं। और फिर उसके बाद जो है उनको स्वतंत्रता दे देते हैं किसी कार्य को। जो भी मैंने केस बताया, जो भी प्रस्तुतिकरण के दौरान जो भी समस्या हमने दी उससे संबंधित जो है उनको अवगत करा दिया समस्याओं से, फिर उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और उसके समस्या के समाधान के लिए वो जो है कार्य करते हैं। और अंत में जो है कार्य संपूर्ण हो जाने के बाद वो फिर से आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और अपने कार्य की समीक्षा करते हैं या अपने कार्य को जो किए उनकी रिपोर्ट को तैयार करके क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं दूसरी अवस्था में। और तीसरी अवस्था में क्या होता है कि ये जो भी प्रशिक्षण ले रहे सभी सदस्य होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में जाकर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। यानी कि जो भी उन्होंने दूसरी अवस्था में कार्य किया तो उस कार्य प्रणाली में अगर कोई त्रुटि हुई तो उसमें क्या करते हैं, वो तीसरी अवस्था में सुधार करते हैं। फिर इस अवस्था को जो है जांच करने वाली अवस्था भी कहा जाता है। यानी जो तीसरी अवस्था है ये जांच करने वाली अवस्था है। पहले अवस्था में किसी केस के बारे में या किसी समस्या के बारे में प्रस्तुतिकरण किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। दूसरी अवस्था में जो है उनसे कार्य कराए जाते हैं। जो भी अनुसंधान करता है, जो प्रशिक्षण ले रहे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वो दूसरी अवस्था में उनको अलग अलग समूहों में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको कार्य करने की पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाती है। फिर कार्य करने के उपरांत वो अपने कार्य की एक समीक्षा करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और तीसरी अवस्था में उसकी जांच की जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप भी कार्यशाला में बहुत बार ट्रेनिंग पीरियड में आप गए होंगे, वहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी टास्क आपको एक दे दिया जाता है, उस पर कार्य करना रहता है, फिर आपको उसको कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट भी जो है आपको देनी पड़ती है। तो एक वो इंजीनियरिंग के अलग क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी विषय से संबंधित कार्यशाला का आयोजन है तो उसको किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समस्या लगे तो आप जो है निसंकोच जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने पूरा आपको बताया कि कार्यशाला क्या होता है, तो एक प्रकार का जो है पूरी तरह से क्या होता है, क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र होता है जिसमें
एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड ही आप समझ लीजिए कि रिसर्चर जो होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें उनको रिसर्च से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में बताया जाता है, रिसर्च की विधियों के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में कि आप किस प्रकार से एक बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। और इसमें कई सारे टास्क भी आपको दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दूसरी अवस्था में जो है उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, कोई केस या कोई समस्या दे दी जाती है और उसको समाधान करने के लिए वो कार्य करते हैं, फिर अंत में वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। और तीसरी अवस्था में अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसमें सुधार भी वो कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल दिया जाता है कि रिसर्च किस प्रकार से किया जा सकता है और जो है अनुसंधान के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाता है। उसके जो भी पहलू होते हैं उनके बारे में भी बताया जाता है और किस प्रकार से अनुसंधान को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल में कार्यशाला के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो मैंने आपको कार्यशाला क्या होता है उसके बारे में बताया, कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे उसके बारे में भी बताया। कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति जो है संचालक है, आयोजक है, जो विषय से संबंधित हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं तो विषय के विशेषज्ञ भी होंगे और सहभागी के रूप में आप उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर। जो अनुसंधान करता है आप, तो आप जो है वहाँ पे रहेंगे मौजूद। फिर उसके उद्देश्यों के बारे में मैंने बताया आपको और उसके बाद मैंने अंत में आपको उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके बाद कार्यशाला का जो आयोजन है किस प्रकार से 3 दिन से 10 दिनों तक जो है इसका जो कार्यशाला का आयोजन चलता है और इसके बीच में ये 3 अवस्थाओं से जो है गुजरती है। तो मैंने सबके बारे में डिटेल में बताया, प्रथम अवस्था के बारे में, दूसरी अवस्था के बारे में, तृतीय अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि कार्यशाला क्या होता है पूरा डिटेल में। अगर तभी भी कोई समस्या होती है तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे खुद अगर उसके बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं पता है तो भी मैं आपको जो है कहीं से भी जो है बुक के माध्यम से, बढ़िया जो भी बुक अच्छी बुक होती हैं चाहे इंटरनेट के माध्यम से, कहीं से भी मैं उस जो तथ्यों को, जानकारियों को लाकर जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जो भी किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। तो शोध अभिवृत्ति के जो हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे, सम्मेलन क्या होता है, जिस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस काम जो है करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि आपको तो हेल्प मिल रही है तो उसके साथ साथ आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसका भरपूर फ़ायदा लें। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। आप बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो आप फिर जितने भी वीडियो इस पे अपलोड किए जाएंगे इंपॉर्टेंट, उनसे आप वंचित रह जाओगे। तो आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।